दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं हूं रजनीश कुमार, पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म हाउस से, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद यूपी से। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिश फार्मिंग फेलियर के रीजंस। आप आजकल काफी यूट्यूब पे, गूगल पे फिश फार्मिंग को लेके हम काफी रिवोल्यूशन फील कर रहे हैं। काफी एजुकेटेड लोग इस फील्ड में आ रहे हैं क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है। तो समहाउ गवर्नमेंट भी पूरे एफर्ट्स कर रही है उसको ऑर्गेनाइज बनाने की, फार्मर्स की इनकम डबल करने की, और बहुत सारे बिगिनर्स और एंटरप्रेन्योर्स इस फील्ड में आ रहे हैं। तो सबके सब उनका प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग का गूगल बाबा है हमारे। तो अभी जो भी हम वीडियो में बात करते हैं, हम हमेशा सक्सेस की बात कर रहे हैं कि आप इतना इन्वेस्ट कर दीजिए, इतना मिल जाएगा, आप एक टैंक लगाइए तो आपको 1 लाख इनकम हो जाएगी, आप 2 लाख के आप 4 लाख फिश फार्मिंग में कर लीजिए। तो जो भी बातें हो रही हैं बहुत पॉजिटिव बातें हो रही हैं, ग्रोथ की बातें हो रही हैं, सक्सेस की बातें हो रही हैं। फिश फार्मिंग में, फिश फार्मिंग के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बातें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी वीडियो मैंने भी सर्च की, मेरे को फिश फार्मिंग फेलियर के क्या क्या रीजंस हैं वो मैं नहीं फाइंड आउट कर पाया। तो मैंने सोचा अपने किसान भाइयों, अपने बिगनर्स, अपने एंटरप्रेन्योर्स, अपने साथियों के लिए कुछ डिफरेंट एक क्रिएट करके उसे शेयर करा जाए कि फिश फार्मिंग के फेलियर के क्या क्या रीजन है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ आप इस वीडियो पे एंड तक बने रहिए। मैं आज आपको टॉप 10 रीजंस बता रहा हूं फिश फार्मिंग फेलियर के, किस कारण से फिश फार्मिंग का प्रोजेक्ट फेल होता है और लोग बाग क्विट कर जाते हैं या वो फिश फार्मिंग नहीं करना चाहते। लेकिन मैं फिश फार्मिंग कर रहा हूं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिजनेस है, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत ही स्केलेबल बिजनेस है। लेकिन क्या क्या कारण है जिसके कारण फिश फार्मिंग फेल होता है। तो दोस्तों जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे वो फार्मिंग के रेगुलर अपडेट्स के साथ मेरे साथ हमेशा टच में रहे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं फिश फार्मिंग की फेलियर के रीजंस। दोस्तों सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ नॉलेज। हम जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाए, हमारा प्रोडक्ट फिश है, हमें अपनी फिश की नॉलेज नहीं है। और उसका रीजन क्या है कि हम उसकी रिसर्च नहीं करते, ना प्राइमरी लेवल पे ना सेकेंडरी लेवल पे, या हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं सेकेंडरी लेवल पे। हम खुद उसकी रिसर्च नहीं करते कि कौन फार्मर है, वो कैसे उसको प्रोडक्शन कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है। हम केवल गूगल देख लेते हैं या यूट्यूब देख लेते हैं, जिसमें केवल हम है ना वो छोटी सीड को देखते हुए देखते हैं, और बड़ी तो हमें आज तक देख नहीं पाते हैं कि बड़ी फिश कैसे हुई है। तो और बहुत सारी वीडियोस में भी आपको कभी किसी वीडियो में ऐसा नहीं मिलेगा कि ये फिश की सेल हो रही है किसी पॉइंट से तो वो वीडियो आपको कैप्चर की जाए। हमेशा हम या तो पोन कंस्ट्रक्ट में मिलेंगे, या टैंक मैन्युफैक्चरिंग में मिलेंगे, या तारपुलिन में मिलेंगे, या इरिटेटर्स में मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप जो भी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी एक नॉलेज अच्छी लें। नॉलेज के आप बहुत सारे सोर्स हैं गैदर करने के। आप जो फिशरी कंसल्टेंट्स हैं अच्छे लेवल वाले, या गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जो आपको लगता है अप टू मार्क है, या सबसे बेस्ट है जो एक्सपीरियंस फार्मर है और जो काफी नंबर ऑफ ईयर से फार्मिंग कर रहा है। तो मेरी अपनी ओपिनियन से तो ओनली बेस्ट ऑप्शन कि जो एक्सपीरियंस फार्मर है वही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाएगा। और अगर आप ऐसे बंदे को सर्च कर लेते हैं जो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बो ऑफर हो, तो वो आपके लिए फैंटास्टिक है। तो सबसे पहले अपने हमें प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ये एक मेन फेलियर रीजन है कि हमने स्टडी करी नहीं है, हम कौन सी फिश करेंगे, उसकी सेल कहाँ होगी, कहाँ से हम प्रोक्यूर करेंगे, कितने टाइम में ग्रोथ होगी। तो एक मेन रीजन है कि लैक ऑफ नॉलेज। दोस्तों मेन दूसरा रीजन है हमारा कि हम एक रॉन्ग कंसल्टेंट को चूज कर लेते हैं। हम एक किसी भी कंसल्टेंट की हम बातों में ना आए, क्योंकि जो कंसल्टेंट और ट्रेडर में हमें डिफरेंशिएट करना है कि वो हमें एज ए कंसल्टेंसी, एज ए नॉलेज शेयर कर रहा है। फीस तो हम पे करेंगे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन अगर वो ट्रेडर है तो हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। वो अपना पूरा हमें मटेरियल सप्लाई कर देगा, और क्योंकि जो आपको फिश जो अर्निंग होनी है वो फिश से होनी है, उसके बाकी एसेसरीज से नहीं होनी। अगर मैं बायोफ्लॉक या RAS या IPRS या पॉन्ड किसी की भी बात करें, तो जो आपके प्रोडक्शन होगा वो आपका उसका प्रोडक्ट फिश है, और आपको जो प्रॉफिट हो फिश पे होना है। अगर आपने सब चीज सेटअप कर ली और फिश नहीं हुई तो आपका पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। तो पहला हमारे पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा हमारे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस। आप उसको कंसल्टेंट बोल लें, डॉक्टर बोल लें, एक्सपीरियंस फार्मर बोल लें, हमें रॉन्ग कंसल्टेंट से बचना है। हमें उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना
कि आप 10 लाख लगाइए, 50 लाख आप एक साल में कमा लेंगे, आप 20,000 का टैंक लगाइए, आप 80,000 कमा लेंगे। अगर कोई ऐसा कमाया है किसी ने, तो आप उस फार्मर का फार्म विजिट कीजिए और उससे उसका स्टेटिस्टिक्स मांगिए कि भाई जो आपने किया है, आपके पास कुछ ना कुछ तो डाटाबेस आपने मेंटेन किया होगा, वो आप इसको शेयर करें। दोस्तों तीसरा हमारा मेन, हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सही से नहीं करते। फाइनेंशियल प्लानिंग में आप ऐसा समझिए कि आपने एक प्रोजेक्ट कॉस्टिंग करी अपनी, कि आपकी मेरे ये ऑपरेशनल कॉस्ट लगेगी, ये कैपिटल लगेगी, ये मेरे ओवरहेड्स हैं, सारे आपने कंपोनेंट करे। तो आपने अगर किसी भी रॉन्ग कंसल्टेंट के हाथों में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बताई आपने उसे, तो वो क्या करेगा कि आपको मल्टीफोल्ड आपकी एक्सपेंशन करा देगा और आपके इनिशियल के 2-3 महीने तो बहुत अच्छे कटेंगे, आपका पूरा सेटअप रेडी हो जाएगा, सीड स्टॉक कर लेंगे। लेकिन जैसे ही मछली फीड खाना स्टार्ट करेगी तो आप अपना फाइनेंशियल खो चुके होंगे, तो उसमें आपको बहुत तगड़ा झटका लगेगा और आपकी पूरी क्रॉप वेस्ट हो जाएगी। और आप फिर आखिरी में आप जब कोलैप्स होगा आपका बिजनेस, तो आप बोलेंगे फिश बिजनेस बहुत बुरा है। आप ना खुद करेंगे, ना आप कोई बिगनर कोई करेगा, तो आप उसे भी डिमोटिवेट करेंगे, ना कि मोटिवेट करेंगे। और उसका मेन रीजन, फिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिश को आप खाना देंगे तो वो बड़ी होगी और वो अच्छा प्राइस प्रॉफिट भी देगी आपको, लेकिन आप उसे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे कि आपने कहाँ का मिस्टेक्स करी। तो दोस्तों सबसे पहले आप जब भी किसी से फार्मर से मिले या आप प्लानिंग करें फिश फार्मिंग की, तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी उसके अकॉर्डिंग करें कि आपका ये बजट आपका डेवलपमेंट का है, ये आपका वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल ये फिश कर रहे हैं तो इतना अमाउंट लगेगा और ये फिश कर रहे हैं तो इतना अमाउंट लगेगा। और आपका पूरा प्रोजेक्शन क्लियर होना चाहिए और आपके फंड्स आपके हैंड्स में होने चाहिए। अगर आपके फंड्स किसी दूसरे के हाथ में और उसने एकदम जब आपको रिक्वायरमेंट हुई अगर आपने उसने नहीं दिए, तो भी आपका बिजनेस कोलैप्स है। क्योंकि फिश अगर ग्रो नहीं करेगी तो मार्केट नहीं जाएगी, सेल नहीं होगी। आप छोटी फिश सेल करेंगे, आपको पुअर प्राइस मिलेगा, फिर आप बोलेंगे मैं तो प्रोजेक्शन कर रहा था 50% का, ये तो मेरा 10% भी नहीं हुआ। तो फिर आप एक ऐसे क्लोज लूप में चले जाएंगे जिसके बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और आपका फिर अगेन पूरा सिस्टम कोलैप्स और आपका बिजनेस फ्लॉप। एक मेन पॉइंट है दोस्तों, हमें साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन हमें बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। हमने पूरी सबसे पहले नॉलेज ले ली, फिर हमने एक अच्छा कंसल्टेंट भी ले लिया, हमने फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर लिया, हमने साइट जो ली है हम उसकी इनिशियली वाटर सॉइल टेस्टिंग कराएं किसी भी अच्छी लेबोरेटरी से, और हम ये देखें कि वहां पे, क्योंकि हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर हमें कुछ सैलाइन वाटर वाला प्रोडक्ट करना है तो वहां पे सैलिनिटी नेचुरल होनी चाहिए, आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते। आप क्रिएट कर पाएंगे तो वो आपको अगेन एंड अगेन क्रिएट करनी पड़ेगी, आपकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इन सिंपल हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो हमें साइट सिलेक्शन बहुत ही परफेक्ट करना है जो हमारे प्रोडक्ट के लिए सुटेबल है। हम कौन सी फिश कर रहे हैं, कौन से के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर चाहिए, वो सब चीजें मिल जाती हैं। तो साइट सिलेक्शन पे बहुत फोकस करें। वहां पे एक्सेसिबिलिटी है नहीं है, कि आपने अच्छी कोई पीस ऑफ लैंड ले लिया बट वहां पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां का वाटर पैरामीटर अच्छा नहीं है और आपने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो साइट सिलेक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें साइट सिलेक्शन बहुत ही अच्छी तरह करना है। दोस्तों दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, हमें अपने क्लाइमेट कंडीशंस की स्टडी करके हमें क्रॉप करनी चाहिए। जैसे कि मैं यूपी वेस्ट में करता हूँ, नॉर्थ इंडिया में, तो मेरे को पता है कि मेरे यहाँ पे 9-9.5 महीने का ही कल्चर होगा, बाकी 2.5 महीने ठंड में चले जाएंगे। अगर मैं आंध्रा में कल्चर कर रहा हूँ तो मेरे पास 12 महीने की विंडो है कल्चर करने के लिए। तो मेरे को पता होना चाहिए कब मुझे सीड स्टॉक करना है, कब हार्वेस्ट करना है, कब सेल कर देना है। अगर मेरे को सारे माइलस्टोन्स क्लियर है तो बिजनेस में कभी मेरे को फेलियर नहीं होगा, क्योंकि जो क्लाइमेट कंडीशंस भी मेरी किसी भी नेचुरल लाइव स्टॉक के लिए डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। दोस्तों एक पॉइंट हमें ये देखना चाहिए, जहां से प्रोक्यूरमेंट कर रहा हूं अपने सीड्स का, फीड्स का, मेडिसिन का, उसकी रीचेबिलिटी। आपने किसी सबर्ब में या आपको छोटा सीड स्टॉक करना था और आपकी साइट एयरपोर्ट से ही 500 किलोमीटर दूर है, तो कैसे ट्रेवल करेगा? तो हमें मतलब बहुत सारे जो ये सब साइट सिलेक्शन के अंदर में है कि प्रोक्यूरमेंट के लिए भी हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ से प्रोक्यूर कर रहे हैं, किस टाइम कर रहे हैं, क्या क्वालिटी कर रहे हैं और कितना हमारा ट्रैवलिंग टाइम है। तो अगर हमने अच्छी हैचरी हमारे नियर बाय है तो हमें वो बेसिक, चाहे वो हमें पीस ऑफ लैंड थोड़ा कॉस्टली पड़े, बट हमारे जो बाकी के इसेंशियल, क्योंकि आजकल कोरोना ने हमें इसेंशियल नॉन इसेंशियल बताया, समझाया है, तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो हमारी कितनी रीचेबिलिटी, कितने नियर बाय, क्या हमारे विसिनिटी में है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि हमारे कौन कौन सा प्रोडक्ट कितनी दूरी से हमें प्रोक्यूर करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, जो हमारा ट्रेडिशन चल रहा है बहुत लॉन्ग टाइम बैक से।
हमने फिश ली और हम डायरेक्ट मंडी में सेल कर दिया, होलसेल में सेल कर दी। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे युवा दोस्त, बहुत ही एजुकेटेड लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो दोस्तों अब ये टाइम है हमें कुछ वैल्यू एडिशन करने का। आप अपने फार्म पे प्रोडक्शन करके सेल तो कर ही रहे हैं, उसमें आपने कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया। लेकिन अगर आप उसको प्रोसेस करते हैं, आप ऑनलाइन सेल करते हैं, आपके एक प्रोडक्ट पे मास्टरी कर लेते हैं, तो अभी नाउ टाइम कि जब पूरी इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन है, लोग बाग शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारे एजुकेटेड लोग उसमें एंट्री कर रहे हैं, तो हम उस रिवोल्यूशन का पार्ट बने और हम उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करें अपने प्रोडक्ट में। क्योंकि फिश का डिमांड सप्लाई का ह्यूज गैप है, तो हम एक एलाइट कस्टमर की क्लास बनाएं, एक वर्कआउट कर सकते हैं। हम अपनी मछली को ऑनलाइन लेके जाएं, जैसे बहुत सारे ऐप मार्केट में अवेलेबल है। हम अपनी मछली को प्रोसेस करें, उसके फिलेट बनाएं, तो कुछ ना कुछ हमें वैल्यू ऐड करें, तो जिससे हमें और प्रॉफिट मार्जिन हम ऐड कर सकें अपने प्रोडक्ट में। दोस्तों हम कोई भी एक्टिविटी अपने फार्म पे करें तो हम उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन रखें, क्योंकि एक क्रॉप के आपके रिकॉर्ड्स आपकी नेक्स्ट क्रॉप के लिए आपके लिए केस स्टडी बनने वाली है कि ये प्रॉब्लम आई थी, ये डिजीज थी, ये इसके सिम्टम्स थे, ये उसका बिहेवियर था, तो ये मेडिसिन मैंने दी और इतने डेज में ये रिकवर हुआ और ये मेरा इम्पैक्ट आया और मेरी फिश दोबारा से नॉर्मल हो गई। तो अगर आप किसी भी एक क्रॉप को बेस मान के जब भी आप शुरू करें, आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, तो वो आपके लिए दूसरी क्रॉप में आपके लिए केस स्टडी होने वाली है। आपने कितना फील्ड दिया, क्योंकि आप अपनी लर्निंग से ही लर्न करेंगे। बाकी तो आप, अगर मैं आपको शेयर कर रहा हूं, मेरी यूट्यूब आपने देख लिया, आप ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं जो यूट्यूब पे आपको डाटा मिल जाएगा, लेकिन बेस्ट लर्निंग आपकी अपने आप से ही लर्निंग होने वाली है। तो आप अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। तो दोस्तों ये जो हमने आज वीडियो में कुछ 7-8 बातें करी, एक पॉइंट मैं बात शेयर करना चाहूंगा, जब भी आप फिश फार्मिंग करें तो आप छोटे लेवल पे स्टार्ट ना करें, क्योंकि फिश फार्मिंग कोई नया बिजनेस नहीं है, ये प्रूवन बिजनेस है मार्केट का, और ये सदियों से लोग बाग कर रहे हैं। इस सेंटेंस के बोलने का जो रीजन है वो भी मैं आपको शेयर करता हूं कि जब आप लेट्स एग्जांपल आप 4 टैंक से शेयर स्टार्ट करते हैं या 1 एकड़ से स्टार्ट करते हैं, तो आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो हाइयर एंड पे रहती है। अगर मैं 1 एकड़ पे भी अपने लेबर काउंट कर रहा हूं और मैं 5 एकड़ पे भी कर रहा हूं, तो मोरलेस मेरी लेबर बराबर ही लगती है, लेकिन मेरा प्रोडक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, तो मेरी पर फिश जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो गई है। जब हम छोटे लेवल पे काम करते हैं तो मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हायर एंड आती है और हमें लगता है प्रॉफिट नहीं हुआ। जितना हमें प्रॉफिट होना था वो तो हमें हुआ ही है, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स है, कुछ कैलकुलेशंस हम गलत कर रहे हैं। तो अगर आप स्केलेबल से स्टार्ट करते हैं, थोड़े बड़े प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं, तो तभी आपको फिगर्स या प्रॉफिट मार्जिन आपको अपनी बैलेंस शीट में, अपनी बुक्स में, अपने रिकॉर्ड्स में दिखेंगे। आपने 4 टैंक से किया है तो आप एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरी अपनी सबका अपना अपना रिजर्वेशन है, तो मेरा ये मानना है कि हम छोटे लेवल पे ना करें, क्योंकि काफी लोग मेरे को भी मिलते हैं, आते हैं कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसकी कि हमें उसका एक्सपेरिमेंट करना है, ये प्रूवन चीज है, लोग बात कर रहे हैं। हमें केवल प्रोसेस, मेथोडोलॉजी, मोड्स ऑफ ऑपरेंडी समझना है कि मेरा बिजनेस सक्सेस हो ना कि फेल हो। तो दोस्तों हमने कुछ ये 10 पॉइंटों के बारे में बात की अभी, कि ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो हम फिश फार्मिंग में फेलियर नहीं होंगे। अगर हमने कहीं भी कोई पॉइंट मिस करते हैं तो एज सिंपल एज दैट, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपने साइट सिलेक्शन गलत कर लिया, प्रोक्यूरमेंट गलत कर लिया, अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, फंड की प्लानिंग नहीं की, रॉन्ग कंसल्टेंट ले लिया आपने बहुत छोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो आपका 100% प्रोजेक्ट कोलैप्स होना है, फेल होना है। और हम सारी की सारी अपनी गलतियां तो कोई भी एक्सेप्ट करता नहीं है, तो हम सारी मिस्टेक्स इस पर डाल देंगे। फिश बिजनेस इज बेड। तो दोस्तों हमें यह समझना है कि सामने वाला बिजनेस कर रहा है, जो हमारा कंसल्टेंट है या ट्रेडर है, या वो हमें सही में ज्ञान दे रहा है। तो दोस्तों मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं टॉप 10 रीजन जिसके कारण फिश फार्मिंग करनी चाहिए, कि क्या मेन बेनिफिट्स है फिश फार्मिंग के और क्यों गवर्नमेंट भी उस पर तरफ फोकस कर रही है। तो आप बने रहिए मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे पीवीआर एक्वा पे, और आप कंटिन्यूअस रेगुलर अपडेट्स और नॉलेज गेन करते रहिए फिश फार्मिंग से रिलेटेड। थैंक यू।